सुनने वालों का इस नए गहन विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। ये कहानी इस बात की है कि कैसे पुलिस ने अपनी एक छोटी सी मनमानी को छिपाने के लिए न्यायपालिका के आदेशों की बार बार अनदेखी की और अंततः हाई कोर्ट ने उन्हें कैसी अनोखी और सख्त सजा दी। ये एक ऐसा विश्लेषण है जो हर नागरिक को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक कर सकता है। शुरुआत करते हैं उस मूल अपराध से जिसकी वजह से ये पूरी कहानी शुरू हुई। बिल्कुल। तो सानू और राशिद पर आरोप था कि उसने अपने कुछ साथियों और एक फाइनेंस कंपनी के अधिकारियों के साथ मिलकर एक काफी शातिर घोटाला किया। इनका काम करने का तरीका ये था कि ये लोग एक्सिस बैंक में आम लोगों के खाते खुलवाते थे और फिर उन खातों के आधार पर बजाज फाइनेंस से लोन पास करवाते थे, जो कि आजकल बहुत आम हो गया है। हाँ, लेकिन खेल यहाँ होता था कि जब लोन की रकम खाते में आ जाती तो ये लोग उस रकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा खुद निकाल लेते थे और जिस बेचारे के नाम पर लोन होता था उसे एक बहुत ही छोटी सी रकम पकड़ा देते थे। तो ये एक तरह का टिपिकल व्हाइट कॉलर क्राइम था। बिल्कुल। इसी मामले में सानू ने जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। तो अगर ये सिर्फ एक बैंक फ्रॉड का मामला था तो इसमें ये पुलिस की मनमानी और सीसीटीवी का एंगल कहाँ से आ गया? यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि असली ड्रामा धोखाधड़ी से नहीं बल्कि पुलिस की कार्रवाई के तरीके से शुरू होता है। अच्छा। सानू के वकील ने हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य सामने रखा। उन्होंने बताया कि पुलिस ने सानू को 14 या 15 सितंबर 2025 को ही उठा लिया था, यानी उसे हिरासत में ले लिया था। लेकिन पुलिस के कागजों में उसकी आधिकारिक गिरफ्तारी 17 सितंबर की सुबह दिखाई गई। इसका सीधा सा मतलब है कि सानू को 2 से 3 दिन तक बिना किसी आधिकारिक रिकॉर्ड के अवैध हिरासत में रखा गया था। और यहीं से कहानी में वो बड़ा मोड़ आता है। सानू का परिवार चुप नहीं बैठा। उसकी बहन सोफिया ने 16 सितंबर को ही ललितपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिन्हें हम आम भाषा में सीजेएम कहते हैं, उनके सामने एक अर्जी लगा दी। ये बहुत ही स्मार्ट कदम था, है ना? उस अर्जी में साफ लिखा था कि उसका भाई 14 सितंबर से पुलिस की अवैध हिरासत में है और पुलिस की लापरवाही देखिए, गिरफ्तारी की कोई भी जानकारी परिवार को नहीं दी गई थी, जो कि कानूनन देना जरूरी है। बिल्कुल। बाद में पुलिस ने खुद को बचाने के लिए जो अरेस्ट मेमो पेश किया उस पर सानू के पिता के हस्ताक्षर तो थे, लेकिन पुलिस ने उस पर तारीख ही नहीं डाली थी। अरे बाप रे! एक कानूनी दस्तावेज पर तारीख ना होना अपने आप में चीख चीख कर कह रहा था कि कुछ तो छुपाया जा रहा है। ये तारीख न डालना कोई छोटी भूल नहीं थी। ये एक बहुत ही सोची समझी रणनीति का हिस्सा लग रहा था। जब सीजेएम ललितपुर के सामने 16 सितंबर को ये अर्जी आई तो उन्होंने मामले की गंभीरता को तुरंत समझा। उन्होंने 17 सितंबर 2025 को संबंधित पुलिस स्टेशन को आदेश दिया कि वे इस अवैध हिरासत के आरोप पर अपनी रिपोर्ट दें। और सबसे अहम बात, सीजेएम ने थाने की 14 और 15 सितंबर की सीसीटीवी फुटेज अदालत में पेश करने का आदेश दिया, ताकि सच सामने आ सके कि सानू थाने में था या नहीं। बिल्कुल, दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। इसके बाद तो सीजेएम और पुलिस के बीच जो हुआ उसे देखकर किसी फिल्म की कहानी याद आ जाए। हाँ, चूहे बिल्ली का खेल। बिल्कुल। पुलिस ने सीजेएम के इस पहले आदेश को ऐसे नजरअंदाज किया जैसे वो कोई स्पैम कॉल हो। कोई रिपोर्ट नहीं आई, कोई फुटेज नहीं आई। 22 सितंबर को सीजेएम ने फिर से एक सख्त नोटिस जारी किया। इस बार उन्होंने पुलिस स्टेशन कोतवाली, ललितपुर के थाना प्रभारी यानी एसएचओ अनुराग अवस्थी और जांच अधिकारी नरेंद्र सिंह को सीधे कारण बताओ नोटिस भेजा और उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा। हाँ, 24 सितंबर को अदालत में पेश होने को कहा। इस नोटिस की एक कॉपी ललितपुर के पुलिस अधीक्षक यानी एसपी को भी भेजी गई। कोई भी सोचेगा कि अब तो पुलिस हरकत में आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नहीं, पुलिस ने फिर से कोई परवाह नहीं की। न कोई अधिकारी पेश हुआ, न कोई फुटेज आई। एक मजिस्ट्रेट के नोटिस को बार बार अनसुना करना सीधे तौर पर न्यायपालिका को चुनौती देना है। एकदम। सीजेएम ने भी हार नहीं मानी। 30 सितंबर को उन्होंने फिर से एक नोटिस जारी किया और इस बार उन्होंने एक और बहुत ही गंभीर मुद्दा उठाया जो पुलिस की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े करता है। वो महिला आरोपी वाला मुद्दा। हाँ, इस मामले में एक सह आरोपी महिला थी जिसका नाम रशीदा था। सीजेएम ने पुलिस से तीखा सवाल पूछा कि एक महिला को सुबह 4 बजे क्यों गिरफ्तार किया गया, जो कि बिल्कुल गैरकानूनी है। बिल्कुल। भारत के कानून में ये बहुत ही स्पष्ट है कि किसी भी महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अगर बहुत ही विशेष परिस्थितियां हों तो भी मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है।
मतलब कानून का एक के बाद एक उल्लंघन हो रहा था। सीजेएम ने 4 अक्टूबर तक इस सुबह 4 बजे वाली गिरफ्तारी और सीसीटीवी फुटेज पर जवाब मांगा था। और नतीजा? नतीजा वही ढाक के 3 पात। पुलिस फिर से चुप रही। इसके बाद 3 नवंबर 2025 को सीजेएम ने एक बार फिर नोटिस भेजा। इस बार उन्होंने किसी आम कानून का नहीं बल्कि सीधे सुप्रीम कोर्ट के नियमों का हवाला दिया। सीजेएम ने स्पष्ट चेतावनी दी कि अगर फुटेज नहीं आई तो अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाएगी। जब मामला इस हद तक पहुंच गया और अंततः हाई कोर्ट में जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की अदालत में सुनवाई शुरू हुई, तब जाकर हाई कोर्ट ने एसएचओ और जांच अधिकारी दोनों को तलब किया। हाँ, 18 फरवरी 2026 को जब ये दोनों पुलिस अधिकारी हाई कोर्ट के सामने पेश हुए तो उन्होंने जो बहाना बनाया वो वाकई हैरान करने वाला था। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने अदालत में कहा कि उनके थाने में जो सीसीटीवी स्टोरेज सिस्टम लगा है उसकी क्षमता सिर्फ 10 टेराबाइट यानी 10 टीबी है। अच्छा। उनका तर्क था कि इस वजह से वे केवल 2 महीने तक ही फुटेज सुरक्षित रख सकते हैं और क्योंकि मामला पुराना हो गया है इसलिए सानू की हिरासत वाले दिनों की फुटेज सिस्टम से अपने आप डिलीट हो गई है। आज के जमाने में जब हमारे साधारण से फोन में सैकड़ों जीबी डेटा आ जाता है, पूरे थाने के सिस्टम में सिर्फ 2 महीने की रिकॉर्डिंग, वही तो, और वो भी अपने आप डिलीट हो गई, ये सुनना बहुत ही अजीब लगता है। और सीजेएम के बार बार दिए गए आदेशों की अनदेखी के लिए इन अधिकारियों ने क्या कहा? हाँ, और कहा कि ये अनजाने में हुई गलती थी, जिसे कानूनी भाषा में इनएडवर्टेंस कहते हैं। इन्होंने बिना शर्त माफी मांग ली। लेकिन हाईकोर्ट ने इस बहाने को सिरे से खारिज कर दिया। अदालत ने साफ देखा कि पुराने जांच अधिकारी कमलेश कुमार को ललितपुर के एसपी ने निलंबित तो किया था, लेकिन वो किसी और विभागीय कारण से किया गया था, न कि सीजेएम के आदेशों की अवहेलना करने के कारण। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर या व्यापक संदर्भ से जोड़ें तो यह समझना जरूरी है कि अदालतें इतनी सख्त क्यों हो रही थीं। बिल्कुल, ये सिर्फ पुलिस की एक प्रशासनिक लापरवाही का मामला नहीं है। ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22 का सीधा और क्रूर उल्लंघन है। अनुच्छेद 21 यानी जीवन का अधिकार? हाँ, अनुच्छेद 21 हर व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार देता है। इसका सीधा सा मतलब है कि बिना कानून की उचित प्रक्रिया के किसी की स्वतंत्रता नहीं छीनी जा सकती। और अनुच्छेद 22? अनुच्छेद 22 यह गारंटी देता है कि किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण बताए बिना हिरासत में नहीं रखा जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, 24 घंटे के भीतर उसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है, जो इस केस में नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं हुआ। जब पुलिस किसी को बिना रिकॉर्ड की हिरासत में रखती है तो वह सीधे संविधान के मूल अधिकारों पर हमला कर रही होती है। और शायद इसीलिए हाईकोर्ट ने अपने आदेश में 1997 के ऐतिहासिक डीके बासु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य मामले का इतनी गहराई से जिक्र किया। हाँ, वो बहुत अहम केस है। 90 के दशक में पुलिस हिरासत में होने वाली हिंसा और अवैध हिरासत एक बहुत बड़ी समस्या थी। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने जो दिशा निर्देश दिए थे वे आज भी कानून की तरह काम करते हैं। जैसे कि गिरफ्तारी के समय नेम प्लेट होना? बिल्कुल, गिरफ्तारी करने वाले पुलिसकर्मी की नेम प्लेट और पदनाम स्पष्ट होना चाहिए। गिरफ्तारी के समय एक अरेस्ट मेमो बनना चाहिए, जिसे हम हिरासत में लेने की रसीद कह सकते हैं, और उस पर गवाह के हस्ताक्षर होने चाहिए। हाँ, परिवार की किसी सदस्य या मोहल्ले की किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए। इतना ही नहीं, गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार को 12 घंटे के भीतर सूचना मिलनी चाहिए और हर 48 घंटे में उसकी मेडिकल जांच होनी चाहिए। ये डीके बासु के दिशा निर्देश केवल कागजी बातें या सुप्रीम कोर्ट की सलाह भर नहीं रह गए हैं। साल 2006, 2009 और 2010 में सीआरपीसी में संशोधन करके इन सभी नियमों को वैधानिक रूप दे दिया गया था। और अब तो ये नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस का एक बहुत ही अहम हिस्सा बन चुके हैं। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि इन नियमों का पालन न करना केवल सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी नहीं है, बल्कि देश के स्थापित कानून को तोड़ने के बराबर है। यहाँ आकर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। साल 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने डीके बासु मामले में ही ये आदेश दिया था कि सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। लेकिन जमीन पर कुछ खास नहीं बदला। बिल्कुल, इसलिए 2021 में परमवीर सिंह सैनी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही कड़े और स्पष्ट निर्देश जारी किए। इस बार आदेश था कि हर थाने के प्रवेश द्वार, निकास द्वार, लॉकअप, गलियारे, इंस्पेक्टर रूम में कैमरे होने ही चाहिए। और कैमरे भी अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। हाँ, नाइट विजन वाले होने चाहिए और उनमें ऑडियो रिकॉर्डिंग की क्षमता होनी चाहिए।
क्योंकि अक्सर ज्यादतियां लॉकअप के अंधेरे में ही होती हैं। परमवीर सिंह सैनी मामले में जो सबसे बड़ा पेंच था वो डेटा स्टोरेज को लेकर ही था। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा था कि इन कैमरों की रिकॉर्डिंग को 18 महीने तक सुरक्षित रखा जाना चाहिए। 18 महीने? हाँ, या कम से कम 6 महीने तक तो डेटा सुरक्षित रहना ही चाहिए, ताकि अगर किसी के साथ हिरासत में कुछ गलत हो तो 6 महीने बाद भी सबूत मौजूद रहें। और यहीं पर उत्तर प्रदेश पुलिस की एक बहुत बड़ी मनमानी हाईकोर्ट के सामने आई। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में बताया कि यूपी के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी ने जून 2025 में एक सर्कुलर जारी किया था। और उस सर्कुलर में क्या था? उस सर्कुलर में कहा गया था कि थानों की सीसीटीवी फुटेज को केवल 2 से 2.5 महीने तक ही सुरक्षित रखा जाए। अरे, ये तो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है। वही तो, देश की सर्वोच्च अदालत कह रही है कि कम से कम 6 महीने से लेकर 18 महीने तक फुटेज रखो, और एक राज्य के डीजीपी का सर्कुलर कह रहा है कि सिर्फ 2 महीने रखो। ये सुनकर कोई भी हैरान रह जाएगा। इस पूरी व्यवस्था की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हवा में तीर नहीं चलाए थे। बाकायदा 2 कमेटियां बनाने का आदेश दिया गया था, राज्य स्तर पर SLOC और जिला स्तर पर DLOC। DLOC का काम क्या होता है? DLOC, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट, SP जैसे लोग शामिल होते हैं, उनका काम ये सुनिश्चित करना है कि थाने के कैमरे हमेशा चालू रहें। लेकिन ललितपुर के मामले में जब SP हाईकोर्ट के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए तो उन्होंने एक बहुत ही चौंकाने वाली बात मानी। उन्होंने कहा कि आज तक DLOC की कोई मीटिंग ही नहीं हुई है। मतलब जिस समिति को निगरानी करनी थी वो कागज पर तो बन गई, लेकिन उसने कभी अपना काम ही नहीं किया। निगरानी करने वाले ही सो रहे थे। बिल्कुल। अब आते हैं उस बिंदु पर जहां हाई कोर्ट का गुस्सा फूट पड़ा। CJM बार बार आदेश दे रहे थे और एक इंस्पेक्टर और SHO स्तर के अधिकारी उन्हें नजरअंदाज कर रहे थे। एक मजिस्ट्रेट का आदेश कोई सुझाव तो होता नहीं है, वो एक कानूनी बाध्यता है। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है हमारे सिस्टम में। सबसे ऊपर कौन है? क्या पुलिस प्रशासन न्यायपालिका से ऊपर है? अक्सर लोगों को ऐसा ही लगता है। हाँ, हाईकोर्ट ने इस भ्रम को बहुत ही स्पष्ट शब्दों में तोड़ा। हाईकोर्ट ने ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन मामले का हवाला दिया और विस्तार से समझाया कि न्यायिक अधिकारियों की असल हैसियत क्या होती है। इसे पढ़ना बहुत ही संतोषजनक था। हाईकोर्ट ने साफ किया कि जज चाहे वे जूनियर डिवीजन के ही क्यों ना हो, वे कोई प्रशासनिक या कार्यकारी अधिकारी नहीं है, वे राज्य के संप्रभु यानी सॉवरेन कार्य करते हैं। इसका मतलब क्या है अगर आसान भाषा में कहें? इसे ऐसे समझें कि जब एक पुलिस अधीक्षक या जिलाधिकारी काम करते हैं तो वे प्रशासन चलाते हैं, लेकिन एक जज जब अपनी कुर्सी पर बैठता है तो वो सीधे भारत के संविधान की आवाज होता है। बहुत सही बात है। वो सिर्फ एक सरकारी कर्मचारी नहीं है। इसलिए अपनी न्यायिक कुर्सी पर बैठा एक मजिस्ट्रेट एक DM या SP से बहुत ऊपर होता है। उनके आदेश की अनदेखी करना सीधे तौर पर कानून के राज को चुनौती देना है। यही कारण है कि अदालत ने कहा कि न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश को न मानना अदालत की अवमानना है। और चूंकि SHO अनुराग अवस्थी और जांच अधिकारी नरेंद्र सिंह ने बिना शर्त माफी मांग ली थी, तो हाईकोर्ट ने खुद ही तुरंत सजा सुनाने का फैसला किया। और सजा भी ऐसी जो पुलिस महकमे में लंबे समय तक याद रखी जाएगी। हाईकोर्ट ने दोनों पुलिस अधिकारियों को अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया और आदेश दिया कि उन्हें उस दिन अदालत की कार्यवाही समाप्त होने तक यानी शाम 4 बजे तक हिरासत में रखा जाए। हाईकोर्ट के कोर्ट ऑफिसर को निर्देश दिया गया कि वे इन दोनों अधिकारियों को वहीं हिरासत में लें। ये एक बहुत कड़ा संदेश था। बिल्कुल, वर्दी की ताकत आपको कानून से ऊपर नहीं बनाती। सजा सिर्फ हिरासत तक सीमित नहीं थी। हाईकोर्ट ने मुआवजे का भी एक बहुत ही बेहतरीन आदेश दिया। सानू को अवैध हिरासत में रखने के लिए राज्य सरकार को आदेश दिया गया कि वह उसे 1 लाख रुपए का मुआवजा दे। 1 लाख रुपए? हाँ, और अदालत ने राज्य सरकार को ये छूट दी कि वह इस 1 लाख रुपए की वसूली सीधे उन दोषी पुलिस अधिकारियों के वेतन से कर सकती है। ये बहुत जरूरी था। जब बात अपनी खुद की जेब और अपनी सैलरी से पैसे कटने की आती है, तब जाकर सिस्टम में बैठे लोगों को अपनी जिम्मेदारी का असली एहसास होता है। बिल्कुल सही। और जहां तक सानू की जमानत का सवाल है, हाईकोर्ट ने उसे जमानत दे दी। इसका एक बड़ा कारण यह था कि सानू के वकील ने अदालत में यह वादा किया कि सानू रिहा होने के 15 दिनों के भीतर बजाज फाइनेंस को 15 लाख रुपए लौटा देगा। तो जमानत मिल गई। सानू को जमानत मिलना इस मामले का सिर्फ एक पहलू है, लेकिन इस पूरे आदेश में जो सबसे अहम बात उभर कर आई है वो है पूरे सिस्टम में बदलाव लाने वाले वो निर्देश जो हाईकोर्ट ने दिए हैं। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? सुनने वाले जो इस गहरे विश्लेषण को सुन रहे हैं वे सोच रहे होंगे कि इसमें हमारे लिए क्या है।
कोई भी आम नागरिक इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे कर सकता है? इस आदेश के 2 सबसे बड़े निष्कर्ष हैं। पहला निष्कर्ष यह है कि हाईकोर्ट ने यह महसूस किया कि पुलिस कह देती है कि कैमरा खराब है और बात खत्म हो जाती है। इसे रोकने के लिए हाईकोर्ट ने सभी सीजेएम और मजिस्ट्रेटों को एक विशेष शक्ति दी है। वो क्या है? अब कोई भी मजिस्ट्रेट अदालती समय के बाद पुलिस थानों का औचक निरीक्षण यानी सरप्राइज चेक कर सकता है। उन्हें सिर्फ अपने जिला जज को पहले से सूचित करना होगा। सोचिए, रात के 2 बजे एक मजिस्ट्रेट अचानक थाने पहुंच जाए सिर्फ ये देखने के कैमरे चल रहे हैं या नहीं। ये सच में बहुत बड़ा बदलाव है। अब पुलिस ये बहाना नहीं बना सकती कि कैमरा कल ही खराब हुआ था। और दूसरा सबसे बड़ा निष्कर्ष क्या है? दूसरा निष्कर्ष मानवाधिकार अदालतों को लेकर है। 2005 के एक नोटिफिकेशन के अनुसार हर जिले के सबसे वरिष्ठ अपर जिला न्यायाधीश यानी सीनियर मोस्ट एडीजे की अदालत ही मानवाधिकार अदालत है। अगर किसी के साथ पुलिस हिरासत में हिंसा होती है तो वो सीधे यहाँ शिकायत कर सकता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर किसी को भी लगता है कि उसे अवैध हिरासत में रखा गया है या पुलिस स्टेशन में हिंसा हुई है तो उसे पुलिस के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो व्यक्ति सीधे जिले की इस मानवाधिकार अदालत में शिकायत कर सकता है और ये अदालत तुरंत पुलिस स्टेशन से सीसीटीवी फुटेज जब्त करवा सकती है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार है जो न्यायपालिका ने आम नागरिकों के हाथों में दिया है। जब न्यायपालिका इतनी सख्ती से पेश आती है तभी पुलिस व्यवस्था में असली पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकती है। आज की इस चर्चा को समेटते हुए हम ये कह सकते हैं कि एक साधारण सी धोखाधड़ी की जमानत याचिका ने ये साबित कर दिया कि संविधान के मौलिक अधिकार केवल किताबों में सजाने के लिए नहीं है। एकदम सही। जब कोई इन अधिकारों को तोड़ने की कोशिश करता है तो अदालतें उसे लागू करवाने के लिए कितनी सख्त हो सकती हैं, ये हमने इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस आदेश में देखा। लेकिन इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं सुनने वालों के लिए सोचने के लिए गहरा सवाल छोड़ना चाहती हूँ। आज हमने देखा कि पारदर्शिता लाने के लिए तकनीक का यानी सीसीटीवी कैमरास का इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल। लेकिन अगर इस तकनीक का डिलीट बटन उन्हीं लोगों के हाथ में हो जिन पर नजर रखने के लिए इसे लगाया गया है, जैसे इस मामले में पुलिस ने कह दिया कि फुटेज डिलीट हो गई, तो क्या सिर्फ कैमरे लगा देना काफी है? सोचने वाली बात है। या फिर हमें नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक पूरी तरह से स्वतंत्र निगरानी तंत्र की जरूरत है जिसका रिमोट कंट्रोल पुलिस के पास न हो? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। इसी विचार के साथ हमारा आज का ये गहन विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।